Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? I hope you all will be fine. So let's move towards our fourth lecture of physiology, that is thermoregulation. Okay. थर्मोरेगुलेशन क्या है? जैसे कि आपकी बॉडी में बाकी सारी चीज़ों की रेगुलेशन होती है जिसको आप होम्योस्टेसिस कहते हैं, इसी तरह थर्मोरेगुलेशन भी होती है। ठीक है ना, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल ही रहता है, ना उससे कम होता है ना ज़्यादा होता है। तो बॉडी का अपना टेम्परेचर को नॉर्मल रखना या मेंटेन जो है वो करना क्या कहलाता है? थर्मोरेगुलेशन। ठीक है जी, इसको आज हम पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, कौन से मैकेनिज़्म उसको नॉर्मल रखते हैं, जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो क्या किया जाता है, और जब बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम होता है तो फिर किस तरह से उसको नॉर्मल स्टेज के ऊपर रखा जाता है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की जानब, थर्मोरेगुलेशन। ठीक है जी। सो इट्स द फोर्थ लेक्चर ऑफ बेसिक फिजियोलॉजी। अच्छा बेटे, थर्मोरेगुलेशन जो है ना वो इट्सेल्फ दो लफ्ज़ों का मजबूआ है। थर्म मीन टेम्परेचर, आपने देखा ही होगा, जैसे कि थर्मोमीटर होता है, मीटर मीन्स मेजर करना, और थर्म मीन टेम्परेचर। इसी तरह से थर्म जहाँ पर भी लफ्ज़ इस्तेमाल होगा उसका मतलब टेम्परेचर होता है। तो रेगुलेशन का मतलब होता है कंट्रोल, थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि टेम्परेचर को कंट्रोल करना। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन क्या है कि मेंटेनिंग द कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी जो है उसका एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना क्या कहलाता है? थर्मोरेगुलेशन। वो तकरीबन अगर हम सेंटीग्रेड के अंदर देखें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मोस्टली आप देखें कि थर्मोमीटर के ऊपर 37 डिग्री सेंटीग्रेड का जो फिगर है वो रेड लिखा जाता है, क्योंकि यही आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है। अगर हम फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो इसके लगभग जो है आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो होता है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई है बेटा। थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर और रेगुलेशन का मतलब होता है कि कांस्टेंट रखना, कि किस तरह से आपकी बॉडी जो है वो अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखती है। इस चीज़ को आज हमें पढ़ना है। अच्छा भाई, गर्मियों में देखें जब बहुत ज़्यादा आप लोगों को गर्मी लगती है तो फिर क्या करते हैं आप लोग? क्या करते हैं बताएं? रुमाल निकालते हैं, पसीना आ जाता है, पसीना साफ करते हैं, छाँव में बैठते हैं। ठीक है ना, कपड़े ऐसे पहनते हैं जो जिनमें से हवा गुजर सके। ठीक है ना, पतले कपड़े पहनते हैं, या कुछ हजरात ऐसे भी हैं जो शर्ट पहन लेते हैं, या कुछ पहनते भी नहीं है, वट एवर। अच्छा बेटा, जो इसमें देखिए ह्यूमंस जो हैं जितने भी हैं, हम वैसे तो जानवरों का भी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल ही रहता है, लेकिन हम यहाँ पर चूँकि ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम मोस्टली जो है वो ह्यूमंस को डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है जी। इसमें देखें ह्यूमंस आर होम्योथर्मिक। ठीक है ना, होम्योथर्मिक से क्या मुराद होता है? होम्यो आप जानते हैं, इसका मतलब होता है सेम, और थर्म कहते हैं टेम्परेचर को। तो इसमें जो है जो जितने भी इंसान हैं उन सब की बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। देखें, ह्यूमंस आर होम्योथर्मिक and require a nearly constant internal body temperature for maintaining the normal physiological function। अच्छा बेटे, आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या ज़रूरत है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एक जैसे ही रहता है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस भी नहीं आ सकती। तो देखें, आपने देखा है आपकी बॉडी के अंदर सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, और वो सब जो है वो काम कर रहे हैं। तो बेटा ये सारा का सारा जो आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, डजेंट मैटर वो एनाबोलिक है या कैटाबोलिक है। ठीक है जी। तो कोई भी अगर बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, फ़र्ज़ करें लिपिड की ब्रेक डाउन हो रही है, लिपोलाइसिस है, ठीक है जी, उसमें प्रोटीन की ब्रेक डाउन हो रही है, प्रोटियोलाइसिस है, ठीक है ना, या ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही है, ठीक है ना, ग्लाइकोलाइसिस है। अच्छा, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन है उसके लिए आपने ये पढ़ा है कि उसके लिए एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए, स्पेसिफिक टेम्परेचर, और ख़ास जो है उसके लिए पीएच चाहिए, है कि नहीं? तो जब तक वो ख़ास टेम्परेचर नहीं होगा तब तक वो बायोकेमिकल रिएक्शन एफिशिएंटली नहीं हो सकता।
तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जब नॉर्मल रहता है तो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में हो रहे हैं वो सारे के सारे एफिशिएंटली होते हैं। अगर टेम्परेचर नॉर्मल ना हो तो एंजाइम्स जो हैं, चूँकि उनके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, तो एंजाइम्स जो है वो काम करना छोड़ देते हैं ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर या फिर कम टेम्परेचर के ऊपर। तो इस तरह से जो आपकी बॉडी का जो मैकेनिज़्म है या जो बायोकेमिकल जो है मेटाबॉलिज्म है या जो रिएक्शन है वो आपकी बॉडी का स्टॉप हो सकता है। तो ये ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ह्यूमंस आर होम्योथर्मिक एंड रिक्वायर नियरली अ कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर फॉर मेंटेनिंग द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन। देखें, होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म फॉर रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर रिप्रेजेंट्स द थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम। अब आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है ना, और वो सिस्टम जो इस टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है उसको हम कहते हैं थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम। मैं दोबारा बयान कर रहा हूँ, आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, इसको हम कहते हैं थर्मोरेगुलेशन, और वो सिस्टम जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है वो क्या कहलाता है, थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम। सो बॉडी टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय बैलेंसिंग हीट प्रोडक्शन अगेंस्ट अ हीट लॉस। अब बॉडी का टेम्परेचर कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, दो तरीकों से कर सकते हैं। मतलब कि जो टोटल हीट प्रोडक्शन हो रही है और जो टोटल हीट जो है वो लॉस हो रहा है, उन दोनों के दरमियान में बैलेंस रखना है। ना तो ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होने देनी है और ना ही ज़्यादा हीट लॉस होने देना है, ठीक है ना। तो हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस, इसके दरमियान में अगर बैलेंस आ जाएगा तो जो टोटल बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल ही रहेगा। ठीक हो गया बेटे। उसके बाद देखिए, थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम यूजुअली मेंटेन्स द कोर टेम्परेचर विद 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ नॉर्मल विच इज़ अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इन ह्यूमंस। तो बेटा इसी तरह से आपकी बॉडी जो है उसमें देखें दो टेम्परेचर होते हैं, सरफेस टेम्परेचर और होता है और कोर टेम्परेचर और होता है। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में भी बता देता हूँ। बेटा सरफेस टेम्परेचर से मुराद आपका जो आपकी बॉडी की स्किन है या जो आउटर पोर्शन है उसका टेम्परेचर है। तो नॉर्मली जो सरफेस वाला जो टेम्परेचर है, स्किन का टेम्परेचर, वो कम या ज़्यादा हो सकता है ड्यू टू चेंज इन द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। लाइक गर्मियों में वो थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत कम, माइन्यूट फ़र्क होता है एज़ कम्पेयर टू कोर टेम्परेचर। जबकि जो कोर टेम्परेचर है, कोर टेम्परेचर बेटा होगा इंटरनल ऑर्गन्स का टेम्परेचर, जिसमें हार्ट है, आपके लंग्स हैं, लिवर है, किडनीज है, तो उनको हम कहते हैं कोर टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर बहुत 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 ज़्यादा कांस्टेंट रखा जाता है, उसमें कोई किसी किस्म की चेंजेस नहीं होती, बहुत माइन्यूट चेंजेस होती हैं एज़ कम्पेयर टू सरफेस टेम्परेचर स्किन का, जो कि थोड़ा बहुत जो है ये भी ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये है कि कोर के मुकाबले में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद बेटा कुछ डेफिनेशंस हैं टेम्परेचर को लेके, देखें ये आगे यूज भी होंगे। एक होता है थ्रेशोल्ड टेम्परेचर। थ्रेशोल्ड टेम्परेचर क्या है, सेंट्रल टेम्परेचर, वो सेंट्रल टेम्परेचर है दैट इलिट्स ए रेगुलेटिंग इफेक्ट टू मेंटेन द नॉर्मोथर्मिया। ठीक है ना, वो दरमियान वाला टेम्परेचर जो कि टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए जो है वो काम करता है। सेंट्रल टेम्परेचर दैट इलिक रेगुलेटिंग इफेक्ट। अच्छा देखिए, कोई भी चीज़ है ना, थर्मो रेगुलेटर या थर्मोमीटर या जो, अच्छा इसमें आप थोड़ा सा इस तरफ देखें, आपने अक्सर देखा होगा, आप टेम्परेचर को जब मेंटेन करते हैं, जो भी हमारे पास डिवाइसेस हैं टेम्परेचर मेंटेन करने वाली, सपोज हमारे पास रेफ्रिजरेटर है या एयर कंडीशन है, तो उसमें आप देखते हैं एयर कंडीशन है, सपोज हम बात कर लेते हैं, तो उसका टेम्परेचर आप मेंटेन करते हैं 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कम करना चाहें 25 पे, 24 पे, 23 पे, ठीक है ना, 20 पे, 18 पे भी आप कर सकते हैं। इधर से जो है आप उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे इन्वर्टर होते हैं तो वो सर्दियों में जो है वो गर्म हवा देते हैं और गर्मियों में जो है वो ठंडी, मतलब कि उन्होंने टेम्परेचर को मेनटेन करना होता है। असल में थ्रेशोल्ड टेम्परेचर को इस तरह से मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ। थ्रेशोल्ड टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जो एक सेट पॉइंट है। बात समझ आ गई कि नहीं? फर्ज किया आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वो थ्रेशोल्ड टेम्परेचर है, वो एक सेट पॉइंट है। उस सेट पॉइंट की निस्बत से
या उस सेट पॉइंट को बेस मान के आपकी बॉडी ने आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा भी करना है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम भी जो है वो करना है। बात को ज़रा समझने की कोशिश करें। मैं एयर कंडीशन के साथ आपको फ़र्ज़ करें समझाता हूँ कि अब 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने उसको कर दिया, वो आपका उस एसी का जो है वो एक थ्रेशोल्ड टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर इन्वायरमेंट का कम होगा तो वो ठंडी हवा फेंकेगा, अगर ज़्यादा होगा तो वो गर्म हवा फेंकेगा। बात समझ आ गई? तो इसी तरह से थ्रेशोल्ड टेम्परेचर क्या है? सेंट्रल टेम्परेचर दैट इलिक्स रेगुलेटिंग इफेक्ट, जो कि एक रेगुलेटिंग इफेक्ट जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है या जाहिर कर रहा है। किस लिए? टू मेंटेन नॉर्मोथर्मिया। नॉर्मोथर्मिया का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर। कैसे? या तो वो वेजो कंस्ट्रक्शन करवाएगा या वेजो डायलेशन करवा देगा या शिवरिंग करवाएगा या नॉन शिवरिंग करवाएगा, ठीक है ना, या फिर स्वेटिंग करवाएगा। किसी तरीके से वो टेम्परेचर को मेंटेन करे। थ्रेशोल्ड टेम्परेचर जो है उसने टेम्परेचर को मेंटेन करना है और नॉर्मोथर्मिया की जानब उसको लेके जाना है। ठीक हो गया बेटे? नेक्स्ट इसमें है इंटर थ्रेशोल्ड रेंज। इंटर थ्रेशोल्ड रेंज क्या है? टेम्परेचर रेंज ओवर विच नो थर्मो रेगुलेटरी रिस्पॉन्स आर ट्रिगर्ड। अब रेंज आपको पता है किसी एक एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं हम कहते। रेंज का मतलब होता है लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू, ठीक है ना। मतलब कि एक रेंज, फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि जो रेंज है, रेंज का मतलब होता है कि उसमें फिर दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, दो लेवल्स आते हैं, एक नीचे वाला लेवल होता है, एक ऊपर वाला लेवल होता है। तो थ्रेशोल्ड रेंज क्या है? वो टेम्परेचर की रेंज है जिसमें एक लोअर टेम्परेचर होगा और एक अपर टेम्परेचर होगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर पे चला जाता है या अपर टेम्परेचर पे चला जाता है तो आपका जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है वो ट्रिगर नहीं होगा, मतलब कि वो इसमें ऑन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो रेंज है। रेंज के अंदर अंदर टेम्परेचर ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन रेंज से बाहर नहीं हो सकता। रेंज से बाहर अगर टेम्परेचर होगा तो फिर आपका जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा, वो ट्रिगर हो जाएगा। ओके हो गया? नेक्स्ट बेटा गेन। गेन क्या है? इंटेंसिटी ऑफ द थर्मो रेगुलेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है ना, थर्मो रेगुलेटरी रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी। और इसके बाद मीन बॉडी टेम्परेचर है। मीन आपको पता है एवरेज को कहते हैं, जो कि सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने से, उनके नंबर्स के साथ डिवाइड करने से हासिल होता है। तो मीन बॉडी टेम्परेचर क्या है? कंप्यूटेड एंड फिजियोलॉजिकल वेटेड बॉडी टेम्परेचर एवरेज फ्रॉम द वेरियस टिश्यूज, ठीक है ना। तो ये एक एवरेज आपकी बॉडी के वेट के हिसाब से जो टेम्परेचर है वेरियस टिश्यूज का। फिर उसके बाद है शिवरिंग। शिवरिंग आपको पता है, शिवरिंग कहते हैं अक्सर लोगों को शिवरिंग होती भी है बेटा। शिवरिंग का मतलब होता है कांपना। तो हीट प्रोडक्शन थ्रू द इनवॉलंटरी स्केलेटल मसल एक्टिविटी। आपने देखा होगा अक्सर सर्दियाँ आजकल हैं, जब आपको ठंड लगती है तो आप लोग कांपना शुरू हो जाते हैं। कांपना जो है उसको शिवरिंग कहते हैं। असल में कांपना एक ऐसा प्रोसेस है जो कि नॉन वॉलंटरी है या इनवॉलंटरी, इसको कह लें, हमारे बस में नहीं है। लेकिन ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि ये टेम्परेचर या हीट प्रोडक्शन करने के लिए की वजह से होता है, ठीक है ना। सो शिवरिंग की वजह से हीट प्रोडक्शन होती है। उसके बाद है जी नॉन शिवरिंग। नॉन शिवरिंग हीट प्रोडक्शन में क्या होगा? अब या तो हीट प्रोडक्शन होगी कांपने की मदद से, जिसमें जो आपके स्केलेटल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, वो एनर्जी को कंज्यूम करेंगे, ग्लूकोज को तोड़ेंगे और उसकी मदद से क्या होगा बेटा कि कैलोरीज जो है वो बर्न होगी। जब कैलोरीज बर्न होगी तो उसकी वजह से जो आपकी बॉडी का जो है वो हीट प्रोडक्शन होगी और हीट प्रोडक्शन की वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा या जो है वो इंक्रीज करेगा। दूसरा है जी नॉन शिवरिंग। नॉन शिवरिंग में क्या होता है कि मेटाबॉलिक थर्मोजेनेसिस अबव बेसल मेटाबॉलिज्म नॉट एसोसिएटेड विद द मसल एक्टिविटी। इसमें ना मसल एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन जो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज कर जाता है नॉन शिवरिंग में, और इससे भी हो जाएगा। जैसे कि एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन जो है वो जब हार्मोन रिलीज़ किए जाते हैं तो फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो उससे भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। बात समझ आई कि नहीं? फ़र्ज़ करें जब आप किसी से लड़ाई करने का सोचते हैं तो उस वक्त भी आपकी बॉडी का जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है या जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इन दोनों की रेगुलेशन की वजह से जो है आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होता है। इसको हम कहते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस।
उसके बाद है डाइटरी थर्मोजेनेसिस। डाइटरी थर्मोजेनेसिस आपको पता ही है कि हीट प्रोडक्शन थ्रू द मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप अक्सर ही देखते होंगे जो हम सर्दियों में खाते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम गर्मियों में खाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ख़ास न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी की के अंदर जो है वो हीट प्रोडक्शन होती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों में हम बादाम, पिस्ते, ठीक है, अखरोट, ठीक है जी, या अब मैं एक अंदर की बात करता हूँ, ये घरों में आपकी माएँ, ठीक है ना, दादियाँ, आजकल तो खैर किसी के घर में बनती हैं या नहीं बनती, वो पिनियाँ शिनियाँ बनाती हैं, ठीक है ना। तो वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी वजह से फूड के अंदर वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी वजह से जो जब वो उनकी डाइजेशन होती है तो हीट प्रोडक्शन होती है, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं डाइटरी थर्मोजेनेसिस के फूड की वजह से जो आपकी हीट प्रोडक्शन है। ठीक हो गया, ये आई थिंक कि आप लोगों को सारी समझ आ गई है। थ्रेशोल्ड टेम्परेचर, इंटर थ्रेशोल्ड रेंज, गेन, मीन बॉडी टेम्परेचर, शिवरिंग, नॉन शिवरिंग और डाइटरी थर्मोजेनेसिस। अब हम डिस्कस करेंगे कोर टेम्परेचर और स्किन टेम्परेचर के, जो पहले भी हमने डिस्कस किया है। अब थोड़ा सा हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, टेम्परेचर ऑफ द डीप टिश्यूज़, उसको हम कहते हैं, जो अंदरूनी टिश्यूज़ का जो टेम्परेचर है उसको हम कोर टेम्परेचर बॉडी कहते हैं। वो तकरीबन कांस्टेंट ही रहता है, तकरीबन कांस्टेंट ही रहता है, मतलब कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। उसमें प्लस माइनस 0.6, देखिए कितना कम फर्क है, सिर्फ 0.6 उसमें हो सकता है, मतलब कि 0.6 बढ़ सकता है या 0.6 कम हो सकता है, लेकिन वो टेम्परेचर सेम रहेगा। नो सिंगल कोर टेम्परेचर कैन बी कंसीडर्ड नॉर्मल। रेंज क्या है? 36.5 से 37.5 तक। इस रेंज में कोर टेम्परेचर ग्रेजुअली डिक्रीजेस विद द एज। तो जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाते हैं उसके साथ साथ आपकी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है, इंटरनल ऑर्गन्स का जो टेम्परेचर है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, अदरवाइज वो नॉर्मल ही रहता है, उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली नहीं आती। सो कोर टेम्परेचर मेजरमेंट्स टिम्पैनिक, ठीक है ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, पल्मोनरी आर्टरी, डिस्टल एसोफेगस एंड नेजोफेरेंक्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो इस टेम्परेचर को मेजर करते हैं। आई यूजुअली मॉनिटर द इंट्रा ऑपरेटिव हाइपोथर्मिया, ठीक है ना, प्रिवेंट ओवर हीटिंग एंड फैसिलिटेट द डिटेक्शन ऑफ मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि इसमें जो टेम्पैनिक मेम्ब्रेन है, पल्मोनरी आर्टरी है, डिस्टल इसोफेगस है या नेजोफेरेंक्स है, ये ऐसी आपकी टिश्यूज़ हैं या ये ऐसे ऑर्गन हैं जो आपकी बॉडी के जो कोर टेम्परेचर है, मतलब कि जो इंटरनल टेम्परेचर है, उसको नॉर्मल हालत में रखते हैं, ना कम होने देते हैं, हाइपोथर्मिया भी नहीं होने देते और हाइपरथर्मिया भी नहीं होने देते। हाइपो का मतलब कम या नीचे होता है, हाइपर का मतलब ज़्यादा या ऊपर होता है, तो टेम्परेचर को ऊपर नीचे होने से बचाते हैं ये चीज़ें। उसके बाद एक कोर थर्मल component is composed of highly perfused tissues whose temperature is uniform at high compared with the rest of the body। तो कोर थर्मल कंपोनेंट जो है वो हाईली परफ्यूज टिश्यूज के ऊपर मुश्तमिल होता है, जो कि बॉडी के टेम्परेचर यूनिफॉर्म या नॉर्मल रखता है। तो स्किन टेम्परेचर दूसरा हो गया, जो कोर टेम्परेचर के बाद आ जाता है स्किन टेम्परेचर। इन कंट्रास्ट टू कोर टेम्परेचर, स्किन टेम्परेचर रेजेस एंड फॉल्स विद द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, ठीक है बेटा। तो मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि दो तरह के टेम्परेचर होते हैं, कोर टेम्परेचर जो इंटरनल ऑर्गन का है और एक स्किन टेम्परेचर। स्किन टेम्परेचर आपकी बॉडी का होता है, स्किन का होता है, सॉरी बॉडी का नहीं, स्किन का होता है, जो कि टेम्परेचर में जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है उसमें कमी बेशी की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है। सो स्किन टेम्परेचर आपका कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है ना। जैसे कि सर्दियाँ हैं, बहुत ज़्यादा आप मोटरसाइकिल पे आए हैं या आप किसी बर्फ़ जहाँ पर स्नो फॉलिंग हो रही है उस एरिया में चले गए, तो आपकी बॉडी का जो आपकी बॉडी में जो स्किन है उसका टेम्परेचर कम हो सकता है। और फ़र्ज़ किया आप आग के पास बैठे हैं, तंदूर ताप रहे हैं या आग ताप रहे हैं या हीटर के पास जो है वो आप बैठे हैं, या गर्मियाँ हैं बहुत ज़्यादा, धूप में आप जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी की जो स्किन है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। ओके हो गया। सो बॉडी टेम्परेचर शोज़ द सर्कैडियन रिदम। बेटा सर्कैडियन किसको कहते हैं, ये आपने पढ़ी हुई है। सर्कैडियन का मतलब होता है दिन में एक दफ़ा तब्दील होने वाली, मतलब 24 घंटे, और सर्कैनुअल कहते हैं साल में जो तब्दीलियाँ है। तो सर्कैडियन का मतलब होता है कि 24 घंटे में जो तब्दीलियाँ। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 24 घंटे में एक साइकिल के हिसाब से जो है वो चेंज होता है थोड़ा बहुत। इसमें देखें दोपहर में बहुत ज़्यादा होता है, हाईएस्ट होता है, इवनिंग में जो है
वो कहता है कि हाईएस्ट इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग, ठीक है ना, शाम को और दोपहर को ज़्यादा होगा, और सुबह जो है सुबह 5 बजे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम होता है, मतलब कि एज़ कम्पेयर टू, इतना भी कम नहीं होता कि मतलब कि मैं कहूँ कि वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड भी आ जाता है या 5 पे, मतलब कि एक 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो सेट पॉइंट है उससे थोड़ा सा नीचे आ जाता है, ठीक है ना। वो कह रहा है कि तकरीबन 0.5 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज आ जाता है आपकी बॉडी के टेम्परेचर के अंदर सुबह। उसके बाद रेक्टियल टेम्परेचर जो है वो 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है कोर टेम्परेचर से। बच्चों का टेम्परेचर भी 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है। नॉन प्रेग्नेंट वुमेंस जब वो रिप्रोडक्टिव फेज़ में होगी उनका टेम्परेचर भी 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है उनसे जो कि जो है ल्यूटियल फेज़ में होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ठीक है ना, उनका टेम्परेचर भी 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है। अच्छा, उसके बाद देखिए हाउ द बॉडी टेम्परेचर इज़ कंट्रोल्ड, कि आपकी बॉडी टेम्परेचर को किस तरह से कंट्रोल करती है। देखिए when the rate of heat production in the body is greater than the rate of heat which is being lost, तो heat builds up in the body and the body temperature is, जाहिर बात है बेटा, जब आपकी बॉडी ज़्यादा आपकी बॉडी में जो हीट प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रही है और हीट लॉस जो है वो कम हो रहा है, तो टोटल जो हीट है वो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। तो कन्वर्सली व्हेन द हीट लॉस इज ग्रेटर बोथ बॉडी हीट एंड बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज। इसको हम उल्ट कर लें कि जब हीट प्रोडक्शन कम है जबकि हीट लॉस जो है वो ज़्यादा है, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो सकता है। सो बॉडी टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड बाय बैलेंसिंग द हीट प्रोडक्शन अगेंस्ट द हीट लॉस्ट, मतलब कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस हम कैसे रखती है आपकी बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस इस तरह से रखती है कि जो हीट प्रोडक्शन है और हीट लॉस है उन दोनों के दरमियान में बैलेंस रखती है, ठीक है ना। इससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है। हीट प्रोडक्शन देखें, बेसल रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म मतलब कि जैसे जैसे मेटाबॉलिज्म होता है उसकी वजह से हीट प्रोडक्शन होती है। एक्स्ट्रा रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म काज्ड बाय द मसल एक्टिविटी इंक्लूडिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड शिवरिंग। ज़्यादा हीट कब प्रोड्यूस होगी, जब मसल एक्टिविटी ज़्यादा, फर्ज करें बेटा आप देखा होगा आप उठक बैठक करते हैं या जब आप भागते हैं या जब आप दौड़ लगाते हैं या आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आपका जोर लग रहा है, मसल एक्टिविटी हो रही है, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा और आपको पसीना भी आ सकता है, आम हालात में आपने देखे। फिर है जी एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म काज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ थायरॉक्सिन। अच्छा, ये तो थी मसल एक्टिविटी। अब कुछ हार्मोनल एक्टिविटी की वजह से भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि थायरॉक्सिन है। अब थायरॉक्सिन क्या है, ये थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन है, तो ये आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है या रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ा देता है, ठीक है ना। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देगा जिसकी वजह से जो है वो हीट प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगी। एंड टू लेस एक्सटेंट अदर हार्मोन सच एज, अब थायरॉक्सिन बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी के टेम्परेचर के ऊपर असरअंदाज होता है, मतलब कि बॉडी टेम्परेचर को ज़्यादा करेगा जो थायरॉक्सिन है जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। इसके अलावा थायरॉक्सिन हार्मोन के अलावा जो है वो कुछ ग्रोथ हार्मोन जैसे कि और टेस्टोस्टेरोन जो है वो भी आपकी बॉडी के टेम्परेचर को ज़्यादा करता है। बात को ज़रा समझने की कोशिश करें, हीट प्रोडक्शन किस किस तरीके से होती है। एक तो है बेसल रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, पहली बात। दूसरी क्या है, मसल एक्टिविटी। जब मसल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, जब आप भागेंगे दौड़ेंगे, शिवरिंग होगी या आप दौड़ लगाएंगे या उठक बैठक करेंगे, जो भी आप करेंगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा मसल की एक्टिविटी की वजह से। तीसरी क्या है, हार्मोनल इफेक्ट, जिसमें थायरॉक्सिन, ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा करते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, एक्स्ट्रा जो है मेटाबॉलिज्म काज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑन द सेल्स। ये बेटा मैंने आपको पहले बताया था, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन ये आपकी बॉडी में सिंपैथेटिक जो है वो नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। बेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो है वो जो मेटाबॉलिज्म है उसको तेज़ करवाएगा, मतलब कि हार्ट बीट को तेज़ करवा देगा, ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करवा देगा, जो सांस लेने की जो सलाहियत है मतलब कि जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसको तेज़ करवा देगा, मतलब कि फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन लेके आएगा। वही कि जब आप लड़ने झगड़ने लगते हैं किसी से तो उससे पहले वाली जो कंडीशन है, या जो जानवर किसी पे झपटने लगते हैं, बिल्ली किसी पे झपटने लगती है तो वो पूरी अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके फिर झपटती है,
ठीक है ना। तो इसी तरह से इसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन, इसको सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन भी कहते हैं। तो इस हालत में भी जो है हीट प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। पांचवा पॉइंट देखिए, एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म काज्ड बाय इंक्रीज द केमिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल देम सेल्स स्पेशली व्हेन द सेल टेम्परेचर इज इंक्रीज। तो कुछ केमिकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। उसके बाद देखिए, एक्स्ट्रा मेटाबॉलिज्म नीडेड फॉर डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड स्टोरेज ऑफ द फूड, कि जब आप खुराक खाते हैं या जब आपकी खुराक हजम होती है या जब आप खुराक को स्टोर करते हैं तो भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसमें प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन हो सकती है। ओके होगी बात। अब ये तो थी हीट प्रोडक्शन। अब हमने कहा है कि थर्मो रेगुलेशन जो है वो बैलेंस है बिटवीन द हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। मैं दोबारा इस चीज को रिपीट करता हूं, थर्मो रेगुलेशन इज द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। तो हीट प्रोडक्शन कैसे होती है ये हमने पढ़ा है। अब उसके बाद देखेंगे कि हीट लॉस कैसे होती है, हाउ द हीट इज लॉस्ट फ्रॉम द स्किन। हीट प्रोडक्शन तो काफी तरीकों से पढ़ लिया ना हमने, 6 तरीकों से। अब हीट लॉस को देखते हैं। सबसे पहले जो तरीका है हीट लॉस का वो है बेटा रेडिएशन। So at normal room temperature about 60% of the total heat loss is by the radiation. आपकी बॉडी से रेडिएशन निकलती हैं, ठीक है ना। लॉस ऑफ हीट बाय द रेडिएशन मींस लॉस ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड हीट रेज या टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो 60% आपकी बॉडी से जो हीट लॉस है वो थ्रू रेडिएशन होती है। सो ह्यूमन बॉडी रेडिएट्स हीट, बॉडी रेडिएट्स हीट रेज इन ऑल द डायरेक्शन। आपकी बॉडी से सारे के सारे सिमत में जो है वो रेडिएशंस खारिज होती हैं। हीट रेज आर आल्सो बीइंग रेडिएटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द अदर ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द बॉडी। ओके हो गया। दूसरी वो चीज जिससे आपकी बॉडी में हीट खारिज होती है वो है कंडक्शन। कंडक्शन क्या है, इसमें 3% जो है वो आपकी बॉडी से हीट डायरेक्ट कांटेक्ट के जरिए किसी भी सरफेस के साथ, फर्ज की आप चेयर पे बैठे हुए हैं या बेड पे लेटे हुए हैं या आप किसी बेंच पे लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि जब आप चेयर पे बैठते हैं, बेड पे लेटते हैं या किसी भी सीट के ऊपर आप बैठते हैं तो उस जगह का टेम्परेचर आपकी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। अब सर्दियाँ हैं और ठंडी ठंडी चेयर पे बैठते हैं, कुछ अरसे के बाद देखेंगे उस चेयर का जो टेम्परेचर है वो आपकी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो गया। तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इस तरह से आपकी बॉडी से वो हीट जो है उस ऑब्जेक्ट में जिसके ऊपर बैठे या लेटे हैं या जिसके साथ आप कॉन्टैक्ट में उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कंडक्शन। थर्ड है कन्विक्शन। कन्विक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ द हीट फ्रॉम द बॉडी बाय द कन्विक्शन एयर करंट्स इन कॉमनली कॉल्ड द हीट लॉस बाय द कन्विक्शन। एक्चुअली हीट must first be conducted to the air and then carried away by the convection of the air। इसमें देखें, अच्छा बेटा, इसमें नॉर्मली कन्विक्शन में जो है वो आपकी बॉडी से हवा के जरिए जो है वो हीट का खारिज होना। अब मैं इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ आपको। आप पंखा क्यों चलाते हैं बताएं? सर्दियों में, सॉरी गर्मियों में आप पंखा क्यों चलाते हैं? पंखा कब इसलिए चलाते हैं क्योंकि अब टेम्परेचर पंखे की हवा का भी वही होता है जो रूम का होता है, लेकिन फिर भी पंखा चलाने से आपको क्या फील होता है? टेम्परेचर में कमी फील होती है ना, गर्मी कम लगती है। वो इसलिए गर्मी कम लगती है क्योंकि जो हवा के जो करंट्स हैं, मतलब कि हवा की जो लहरें हैं, वो जब आपकी बॉडी से टकरा कर आगे की तरफ मूव करती हैं तो बॉडी के साथ जब वो मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, वो हवा के जो करंट्स हैं, जो एयर करंट्स हैं, जो हवा की लहरें, उनके जो मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी से टकराते हैं ना, तो बॉडी से वो हीट गेन कर लेते हैं। बात को जरा समझने की कोशिश करें। जो मॉलिक्यूल आपकी बॉडी से टकराएगा वो आपकी बॉडी से हीट गेन कर लेगा। अब वो मॉलिक्यूल आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। वेव्स है ना, फर्ज किया यहाँ पे ये मॉलिक्यूल था, उसने बॉडी से हीट अब्जॉर्ब की, अब वो यहाँ से आगे मूव कर गया, अब नया मॉलिक्यूल उस जगह पर आ जाएगा, वो भी हीट अब्जॉर्ब करे। तो जब हवा चलती है तो वो हीट आपकी बॉडी से अब्जॉर्ब करके मॉलिक्यूल आगे चला जाएगा, फिर उसके जगह नया मॉलिक्यूल आ जाएगा, वो आगे चला जाएगा। इस तरह से जब हवा चलती है तो आपकी बॉडी से जो है वो टेम्परेचर को या हीट को वहां से उठाकर आगे की तरफ चली जाती है। ठीक हो गया, इसको कहते हैं कन्विक्शन। फिर चौथा है जी वेपोरेशन। वेपोरेशन काजेस कूलिंग, ये आप एफएससी में भी पढ़ते आए हैं, ठीक है जी। सो व्हेन द वाटर एवेपोरेट्स फ्रॉम द बॉडी सरफेस 0.58 कैलोरी ऑफ हीट इज लॉस फॉर ईच ग्राम ऑफ द वाटर दैट इज वेपोरेट। मतलब कि अगर 1 ग्राम वाटर आपकी बॉडी से वेपोरेट हुआ है
तो उसमें क्या होगा कि 0.58 कैलोरी आपकी बॉडी से हीट खारिज होगी। वेपोरेशन काजेस कूलिंग क्यों होता है बेटा? वेपोरेशन उस वक्त होती है कि जब हाई एनर्जी, जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है वो उस जगह से खारिज हो जाते हैं, जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है और वो उस जगह पर आ जाते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, एफएससी में भी पढ़ा हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? टेम्परेचर के। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मतलब टेम्परेचर ज़्यादा, तो जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी उनका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, वो वेपोरेट कर जाएंगे, लिक्विड की सरफेस से बाहर खारिज हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड से। तो उसकी जगह क्या होगा? लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स ले लेंगे। तो जब हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स वहां से निकल जाएंगे तो पीछे लो एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो इसको कहते हैं वेपोरेशन, और वेपोरेशन कूलिंग काज करती है। इवन व्हेन अ पर्सन इज नॉट स्वेटिंग, वो कह रहे हैं कि जब हमें पसीना नहीं भी आ रहा होता तो तब भी हमारी बॉडी से जो पानी है या जो हमारी स्किन से है या हमारे लंग से है वो पानी जो है वो खारिज हो रहा होता है। ठीक हो गया। तकरीबन 600 से 700 ml जो है वो पानी पर डे के हिसाब से लंग से जो है वो खारिज होता है। दिस काज द कंटिन्यूअल हीट लॉस एट द रेट ऑफ 16 to 90 कैलोरी पर आवर, मतलब कि आपके लंग्स अगर 600 से 700 ml पानी रोज़ का खारिज करते हैं तो ये 1 घंटे में 16 से 19 कैलोरीज जो है वो आपकी बॉडी से खारिज करते हैं, मतलब कि टेम्परेचर को कम करते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? आप सांस जब बाहर की तरफ निकालते हैं तो देखें इसमें वेपर्स होते हैं। मोस्टली हम शीशा वगैरह साफ़ करने के लिए, ऐनक वगैरह का या कोई भी शीशा साफ़ करने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर अपना सांस छोड़ते हैं तो वो धुंधला हो जाता है शीशा, मतलब कि उसमें क्या है, वाटर वेपर्स होते हैं, फिर हम उसको साफ़ करते हैं। तो इससे मुराद यही है कि जब आप सांस लेते हैं तो आपकी बॉडी से पानी जो है वो बाहर खारिज होता है और उस पानी की वजह से आपकी बॉडी की जो हीट है वो भी खारिज हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखें, इसमें इन तीनों चीज़ों का वेपोरेशन 22% है, उसमें रेडिएशन 60% है, कंडक्शन ऑफ एयर 15% है, ठीक है ना, कंडक्शन टू द ऑब्जेक्ट 3% है, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप देखें कि आपकी बॉडी में जो है वो हीट खारिज हो रही होती है। नॉर्मल थर्मो रेगुलेशन क्या होता है? थर्मो रेगुलेशन इज सिमिलर टू द फिजियोलॉजिकल कंट्रोल, जैसा कि आपकी बॉडी में बाकी कंट्रोल सिस्टम है इसी तरह से थर्मो रेगुलेशन भी है। और ये कौन करता है? आपका ब्रेन करता है, और ये यूजुअली नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए जो है आपकी बॉडी के टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन करता है, ठीक है ना। तो इसमें देखें प्रोसेस जो कि इसमें इन्वॉल्व है उसमें एफेरेंट थर्मल सेंसिंग है, सेंट्रल रेगुलेशन है और इफेरेंट रिस्पॉन्सेज हैं। इसमें एफेरेंट सेंसिस में देखें कोल्ड रिसेप्टर्स हैं और वार्म रिसेप्टर्स हैं, सी फाइबर्स हो गया, इसमें अल्फा सिग्मा फाइबर्स हैं, इंटीरियर स्पिनोथैलेमिक ट्रैक है, ठीक है ना, और हाइपोथैलेमस इसको कंट्रोल करता है। सेंट्रल रेगुलेशन में देखें टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल स्ट्रक्चर, जिसमें आपका बेटा जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है सेंट्रली वो आपका हाइपोथैलेमस है, जो कि कॉम्प्रोमाइज होता है इंटीग्रेटेड थर्मल इनपुट्स के ऊपर, ठीक है ना, फ्रॉम द स्किन सरफेस एंड डीप टिश्यूज विद द थ्रेशोल्ड टेम्परेचर फॉर ईच थर्मो रेगुलेटरी रिस्पॉन्सेज। तो तकरीबन integrated by the hypothalamus, most thermal information is pre-processed in the spinal cord and the other part of the central nervous system। वो कह रहा है कि आपकी बॉडी का जो मोस्टली टेम्परेचर को मेंटेन करता है वो है हाइपोथैलेमस, लेकिन इसके अलावा जो है वो जो है आपकी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें बेटा जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अलावा दूसरे जो ऑर्गन्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो भी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। तो परी ऑप्टिक न्यूक्लियाई जो है हाइपोथैलेमस में वो टेम्परेचर सेंसिटिव न्यूरॉन्स उसके अंदर होते हैं, मतलब कि कूल सेंसिटिव भी और हीट सेंसिटिव भी, किसके अंदर? परी ऑप्टिक न्यूक्लियाई के अंदर, जो कि हाइपोथैलेमस के अंदर होता है। तो परी ऑप्टिक न्यूक्लियाई क्या करता है? इंटीरियर हाइपोथैलेमस का इंटीग्रेट करता है इनपुट फ्रॉम द पेरिफेरल एंड द सेंट्रल थर्मो रिसेप्टर्स, ठीक है ना। तो वो पेरिफेरल और सेंट्रल थर्मो रिसेप्टर से इनपुट लेकर आता है हाइपोथैलेमस में और फिर उसको डिटेक्ट करके कूलिंग सेंसर ऑन करता है या हीट वाले सेंसर ऑन करता है, ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ दिस थर्मल इनपुट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द कोर बॉडी टेम्परेचर। इसमें जो ज्यादातर इनपुट आता है वो किससे आता है? कूल्ड कोर बॉडी टेम्परेचर से। This is evidence, however, some thermoregulatory function occur at the level of the spinal cord, not involving the hypothalamus, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि कुछ थर्मोरेगुलेशन जो है स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे भी होंगे जिसमें हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व नहीं होगा। सो इंटर थ्रेशोल्ड रेंज कोर टेम्परेचर नॉट ट्रिगरिंग ऑटोनॉमिक थर्मोरेगुलेटरी रिस्पॉन्स, तो तकरीबन 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड का इसमें फर्क आ जाता है। दिस रेंज इज बाउंडेड बाय द स्वेटिंग
थ्रेशोल्ड एंड द अपर एंड बाय द वेजोकंस्ट्रिक्शन एट द लोअर एंड। मतलब कि जब टेम्परेचर कम होगा तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फिर स्वेटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से इसको आप मेंटेन करते हैं। पॉइंट 2 का जस्ट इसमें फ़र्क होता है। बात समझ आ गई कि नहीं बेटा? आपकी बॉडी का जो सेंट्रल नर्व थर्मो रेगुलेशन है वो आपका जो है वो हाइपोथैलेमस करवाएगा। इसके अलावा जो है वो स्पाइनल कार्ड भी करवाता है, और दूसरे जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है वो भी करवाता है। ये कहाँ से टेम्परेचर को लेते हैं? ये आपकी स्किन के टेम्परेचर को देख के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करते। ये किसको देख के करते हैं? कोर बॉडी टेम्परेचर को देखकर टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ठीक हो गया? ये देखें, ये एंटीरियर सिस्टम है, इसमें देखें स्वेटिंग हो जाएगी अगर 37 से ऊपर जाएगा। अगर 37 से नीचे जाएगा टेम्परेचर तो फिर वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। ये स्किन है, डीप टिश्यूज़ हैं, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, ये सारे के सारे आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो फिर शिवरिंग होना शुरू हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें आपने ये देखना है, ये एक चार्ट है, इसमें हाइपोथैलेमस और अदर पार्ट्स हैं ब्रेन के, स्किन सरफेस है, स्पाइनल कॉर्ड है, डीप सेंट्रल टिश्यूज़ हैं। हाइपोथैलेमस इसको रेगुलेट करेगा इंटर थ्रेशोल्ड में। जो टेम्परेचर है वो 36.5 लोएस्ट है और अपर है 37.5। तो इस रेंज में इसको रखना है। अगर टेम्परेचर 37 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर बेटा क्या होगा? अच्छा बेटा, इसमें आपकी बॉडी जो है वो अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो कैसे उसको करेगी? देखें, उसमें वार्म रिस्पॉन्स है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो वेजो डायलेशन हो जाएगी। वेजो डायलेशन से मुराद ये है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनका जो डायमीटर है वो ज़्यादा हो जाएगा। ब्लड ज़्यादातर आपकी स्किन की जानब जाएगा, और स्किन से वो हीट रेडिएशन की वजह से या कन्विक्शन या कंडक्शन की वजह से जो है वो खारिज हो जाएगी। एक बात। दूसरा क्या किया जाएगा? स्वेटिंग होगी, आपको पसीना आएगा। पसीने से क्या होगा कि जो है वो वेपोरेशन होगी, और वेपोरेशन से भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। तीसरा है बिहेवियर। बिहेवियर से मुराद ये होता है कि फ़र्ज़ करें आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आपका बिहेवियर आपको उस जगह से किसी ऐसी जगह पर ले जाएगा जहाँ पर टेम्परेचर कम है। फ़र्ज़ किया आप अक्सर जानवरों को देखते हैं कि जानवर अक्सर ठंडी जगह पर बैठते हैं, तो ये एक बिहेवियरल रिस्पॉन्स है ज़्यादा टेम्परेचर का। बात समझ आ गई कि नहीं? 3 तरीक़ों से मैंने आपको बताया है। एक तो ये होगा कि शिवरिंग स्वेटिंग हो जाएगी, पसीना आएगा, उससे कम टेम्परेचर कम होगा। दूसरा क्या है? वेजो डायलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उनका जो डायमीटर है वो ज़्यादा हो जाएगा, सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, और स्किन की तरफ ज़्यादा ब्लड जो है वो सप्लाई भेजी जाएगी, जहाँ से वो स्किन के ज़रिए जो है वो रेडिएशन से, कंडक्शन या कन्विक्शन से टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। तीसरा इसमें बताया मैंने बिहेवियर। अच्छा, ये तो था ज़्यादा टेम्परेचर जब होता है तो कैसे उसको कंट्रोल किया जाता है। अब है लोअर रेंज 36.5 वाली। अगर टेम्परेचर कम होता है तो जहाँ पर क्या होता है वहाँ वेजो डायलेशन हो रही थी, यहाँ पर वेजो कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? इसमें नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस भी हो सकती है, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस भी हो सकती है, और बिहेवियर की वजह से भी हो सकता है। बात समझ आ गई ना? तो वेजो कंस्ट्रिक्शन से क्या होगा? ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी? कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। ठीक है ना? और उसकी जो आपकी बॉडी का ज़्यादातर ब्लड है वो इंटरनल ऑर्गन्स की जानब किया जाएगा, स्किन की तरफ नहीं किया जाएगा। शिवरिंग भी हो सकती है, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस भी हो सकती है, और बिहेवियर। अच्छा बेटा, आपने अक्सर देखा होगा कि गर्मी में हम बहुत ज़्यादा अपने जिस्म को फैला कर सोते हैं, और सर्दियों में हम ऐसे घुट घुट के रहते हैं। मतलब कि अगर किसी को ज़्यादा सर्दी लगती है तो वो बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को जो है वो क्लोज करता है, क्लोज करने की कोशिश करता है। तो ये भी एक बिहेवियरल रिस्पॉन्स है। तो ज़्यादा टेम्परेचर में हम वेजो डायलेशन करवाएंगे या अपने आप को फैलाएंगे अपनी बॉडी को, और कम टेम्परेचर जब होगा तो वेजो कंस्ट्रक्शन होगी और अपनी बॉडी को हम सुकेड़ने की या कम सरफेस करने की कोशिश करेंगे। इफेक्टिव रिस्पॉन्स देखिए, ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स है डिटरमाइंड बाय द कोर टेम्परेचर, बिहेवियरल अल्टरेशन है डिटरमाइंड बाय द पेरिफेरल टेम्परेचर। इसमें देखें थर्मो रिसेप्टर्स हैं, ये कोल्ड और वार्म को डिटेक्ट करते हैं। उसके बाद परी ऑप्टिक न्यूक्लियाई है एंटीरियर हाइपोथैलेमस के अंदर जो एक्टिवेट करता है हीट और कोल्ड सेंसर को। उसके बाद इफेक्टिव रिस्पॉन्स है, वार्म रिस्पॉन्स में स्वेटिंग है, वेजो डायलेशन, बिहेवियर, और कोल्ड रिस्पॉन्स में वेजो कंस्ट्रक्शन है, शिवरिंग, नॉन शिवरिंग और बिहेवियर रिस्पॉन्सेस। ये आप देख लें। कोर बॉडी टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड से तो थर्मो रिसेप्टर्स इफेक्ट करेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे। थर्मो रिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करेंगे, हाइपोथैलेमस को पैगाम देगा, हाइपोथैलेमस नर्व्स को पैगाम देगा, मसल्स को देगा, स्किन आर्टरियोल्स को देगा, वॉल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी, स्किन आर्टरीज जो हैं वो डायलेट हो जाएंगी, मोर ब्लड जो है वो स्किन की जानब जाना शुरू हो जाएगा, हीट लॉस हो जाएगी रेडिएशन की वजह से और कंडक्शन की वजह से, अगर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा। और
इसके अलावा क्या हो सकता है, स्वेट ग्लैंड जो हैं वो अपनी सेक्रीशन ज़्यादा करते हैं और वाटर जो है वो ज़्यादा आपकी बॉडी से खारिज होता है, वेपरेशन होती है, उसकी वजह से टेम्परेचर कम होगा। और अगर मसल जो है उसकी एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस की जाती है, ठीक है ना। रिस्पॉन्स टू द हीट देखें, हाइपोथैलेमस मैकेनिज्म देखें, देयर इज अ वेजोडाइलेशन एंड स्वेटिंग स्टार्ट्स व्हेन द टेम्परेचर एक्सीड द 37 डिग्री सेंटीग्रेड .1। और बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज में क्या है, बाथिंग इन द कूल शावर, हम नहाते हैं, ठीक है ना। सर्कुलेशन ऑफ द एयर बाय द फैन, अपने इर्द गिर्द जो एयर की जो है वो सर्कुलेशन करते हैं पंखे की वजह से, या वॉलंटरी मसल एक्टिविटीज डिमिनिशेस द मसल टोन इज रिड्यूस। रिस्पांस टू हीट क्या होगा, स्वेटिंग होगी इसमें, ठीक है ना। और इसके बाद थ्रेशोल्ड टेम्परेचर के 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ज़्यादा जाता है। और पीलो इरेक्शन, ठीक है ना, इसमें देखें, दिस लीड्स टू स्टैंड अप द बॉडी हेयर। अच्छा, ये एक बड़ी अहम है जी, पाइलो इरेक्शन से मुराद है कि अच्छा आपने अक्सर देखा होगा कि आपकी बॉडी के ऊपर जो स्किन के ऊपर जो बाल हैं ना वो कभी कभी ऐसे सीधे ऊपर की तरफ खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। कब होते हैं बताएं मुझे? जब आपको ठंड लगती है तो आपकी बॉडी के ऊपर जो बाल हैं वो ऐसे खड़े हो जाते हैं, ऐसा कि नहीं? अच्छा, दिस लीड टू स्टैंडिंग अप ऑफ द बॉडी हेयर ड्यू टू द पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस स्टिमुलेशन इन बिटवीन द इरेक्ट हेयर। considerable amount of air is trapped and helps to preserve the body temperature। होता क्या है बेटा, होता यह है कि हमने कहा है कि जब आपकी बॉडी के इर्द गिर्द हवा की लहरें गुजरेंगी, जब आप पंखा चलाते हैं तो बॉडी के टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन जब आपके बॉडी के बाल खड़े हो जाएंगे तो उन खड़े हुए बालों के दरमियान में बहुत सारी हवा भी ट्रैप हो जाएगी जो कि आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में मदद देती है। तो इसी वजह से आपकी बॉडी में एक फंक्शन है जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस उसको रेगुलेट करता है। तो जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो आपके जो बॉडी के या स्किन के ऊपर जो हेयर्स हैं वो खड़े हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हवा उनमें ट्रैप हो जाती है और आपकी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रखने में मदद देती है। इसके अलावा बेटा है जो चौथी चीज़ है वो है एडिपोज टिश्यू लाइपोलाइसिस, ये भी हीट को जनरेट करती है। तो हमने 4 इसमें तरीके देखे हैं, हाइपोथैलेमिक मैकेनिज्म, बिहेवियरल मैकेनिज्म, स्वेटिंग, उसमें पाइलो इरेक्शन और एडिपोज लाइपोलाइसिस। फिर उसके बाद है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस वो उस वक्त प्रोड्यूस होती है, देखिए, it is a type of the thermogenesis that is stimulated by the sympathetic nervous system activation which releases the norepinephrine और epinephrine। बेटा ये तीसरी चौथी दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं, फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन है। उसके बाद देखें ब्राउन फैट, sympathetic nervous system causes the liberation of the large amount of the heat। This type of fat contains the large number of mitochondria and many small globules fat instead of the large fat globules in these cells। the process of oxidative phosphorylation in the mitochondria is mainly uncoupled, ठीक है ना। तो ब्राउन फैट की वजह से भी जो है आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो उसको मेंटेन किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, when the cells are stimulated by the sympathetic nerve, mitochondria produce a large amount of the heat but almost no ATPs, so almost all the released oxidative energy immediately becomes the heat। तो इसकी वजह से भी आप नॉन शिवरिंग की वजह से थर्मोजेनेसिस कर सकते हैं। अच्छा बेटा, अब नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में फिर 3 मैकेनिज्म्स आ गए, एक सिंपैथेटिक जो है नर्वस सिस्टम आ गया, दूसरा ब्राउन फैट और तीसरा जो है वो आपकी बॉडी के जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो इसको मेंटेन करते हैं। थैंक यू सो मच, दी एंड आ गया है। अब इसमें हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर फॉर दिस टाइम, और इसमें ये थोड़े से मैंने कार्टून इसमें ऐड किए हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर फॉर दिस टाइम ऑफ द ईयर, वो दूसरे से पूछ रहा है कि इस साल में जो नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का वो क्या है। वो कहता है कि यूजुअली एनीथिंग अबव द नॉर्मल या फिर बिलो द नॉर्मल, मतलब कि वही चीज़ जो कि नॉर्मल से ज़्यादा होगी या नॉर्मल से कम होगी वही आपकी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। थैंक यू सो मच। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच।